आज के लेक्चर में हम बात करेंगे लैप्लासियन ऑपरेटर की, कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड की और लाइन इंटीग्रल की। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में मेन टॉपिक पढ़ने से पहले हम एक छोटी सी डेफिनेशन पढ़ने लगे हैं और वो है सोलेनॉइडल वेक्टर पॉइंट फंक्शन। अगर हमारे पास आर क्यूब का एक सबसेट है डी और फ़र्ज़ करें वी हमारे पास एक वेक्टर फील्ड है जो इस डी के ऊपर डिफ़ाइन है। अगर आप इसकी डाइवर्जेंस कैलकुलेट करें, डाइवर्जेंस हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी की थी। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड वी का मतलब है डेल डॉट वी कैलकुलेट करें, और अगर डेल डॉट वी का आंसर 0 आ जाए तो हम कहेंगे वी जो है वो एक सोलेनॉइडल वेक्टर है। हम एग्जाम्पल देखने लगे हैं एक। अगर हमारे पास जो वेक्टर फील्ड है वो कांस्टेंट वेक्टर फील्ड हो, उसकी मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हो, उसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो, उससे जब भी हमारे पास वेक्टर्स बने सिर्फ कांस्टेंट वेक्टर ही बने, तो ऐसी सूरत में अगर हम उसका डेल डॉट वी कैलकुलेट करेंगे तो ऑब्वियसली डेल में चूँकि डेरिवेटिव लेने होते हैं आंसर 0 आ जाएगा। तो कांस्टेंट वेक्टर फील्ड जो है वो हमेशा एक सोलेनॉइडल वेक्टर फील्ड होता है। एक और एग्जांपल हम देखते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास वेक्टर फील्ड v है 1/r³ और r वेक्टर, जहाँ पे वेक्टर r वही वेल नोन पोजीशन वेक्टर है जो कि xi + yj + zk के इक्वल होता है और r इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड है। अगर हम इसकी डाइवर्जेंस कैलकुलेट करें तो आंसर 0 आएगा और ये एक सोलेनॉइडल वेक्टर है। और हमें अगर इसकी डाइवर्जेंस कैलकुलेट करना है तो हमने सीखा हुआ है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन जो है वो f(r) इंटू आर वेक्टर टाइप का हो और हमने इसकी डाइवर्जेंस कैलकुलेट करनी हो तो उसका आंसर 3 टाइम्स f(r) प्लस r f' के इक्वल हुआ करता है। यहाँ पर हमने जिस वेक्टर फील्ड की डाइवर्जेंस कैलकुलेट करनी है वो वेक्टर फील्ड हमारे पास r वेक्टर ओवर r³ के इक्वल है। अगर हम इसको इस शेप में लिखें यानी f(r) इंटू आर वेक्टर की शेप में तो ये बन जाएगा हमारे पास 1/r³ इंटू आर वेक्टर, और जो f(r) है वो इस वक्त हमारे पास 1/r³ के इक्वल है। f(r) 1/r³ के इक्वल है। मुझे इस वेक्टर v के लिए जो कि f(r) इंटू आर टाइप का है डाइवर्जेंस कैलकुलेट करनी है, जिसका फार्मूला 3 टाइम्स f(r) प्लस r f' के इक्वल है। तो इस फार्मूले में मुझे f(r) का डेरिवेटिव चाहिए। इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए r³ को न्यूमरेटर में लिख लेते हैं तो r पावर -3 हो जाएगा। डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेते हैं सिंपल पावर रूल से। पावर -3 को मल्टीप्लाई कर लिया, पावर को कम कर लिया तो पावर -4 हो गई, और r पावर -4 को नीचे लिख लें तो ये मेरे पास -3/r4 हो गया। ये मेरे पास f' आ गया। ये मेरे पास फार्मूला है। इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं और डाइवर्जेंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं किसकी, r/r³ की। फार्मूले में सबसे पहले 3 टाइम्स f(r) होगा, 3 टाइम्स और f(r) किसके इक्वल है, f(r) इक्वल है 1/r³ के। फिर फार्मूले में प्लस r और f', और f' है हमारे पास -3/r4। इसको करते हैं सिंप्लीफाई। फर्स्ट टर्म सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी। सेकंड टर्म में हमारे पास जो है ये एक r कैंसिल हो जाएगा यानी r³ आ जाएगा, और हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद आ जाएगा 3/r³ -3/r³, और 3/r³ प्लस का और 3/r³ माइनस का ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास जो आंसर है वो 0 आ जाएगा। और अगर हमने डाइवर्जेंस कैलकुलेट की है फंक्शन r वेक्टर ओवर r³ की, आंसर 0 आ गया है। तो इसका मतलब है ये जो वेक्टर फील्ड हमारे पास v r वेक्टर ओवर r³ है ये एक सोलेनॉइडल वेक्टर है। तो हमने आज का मेन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले पुराने टॉपिक से रिलेटेड एक डेफिनेशन की है कि सोलेनॉइडल वेक्टर पॉइंट फंक्शन कैसे वेक्टर पॉइंट फंक्शन को, कैसे वेक्टर फील्ड को कहते हैं, और उसकी एग्जांपल्स देखी हैं। आज का पहला मेन टॉपिक पढ़ने लगे हैं जिसको हम लैप्लासियन ऑपरेटर कहते हैं। ज़रा याद करते हैं कि डेल जो है वो हमारे पास इक्वल है
पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जी के। अगर मैं डेल का डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट लूँ, आम हालात में हम जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास दोनों वेक्टर सेम हों, ए हो हमारे पास a1i प्लस a2j प्लस a3k और हम a डॉट a लें तो वो बनेगा a1 स्क्वेयर प्लस a2 स्क्वेयर प्लस a3 स्क्वेयर। अब यहाँ पर अगर मैं डेल डॉट डेल लूँ, याद रहे डेल एक आम वेक्टर नहीं है, ये एक ऑपरेटर है। ऐसी सूरत में जब हम डेल डॉट डेल लेंगे तो पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स को जब हम पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं लिखेंगे, बल्कि हम उसे पार्शियल स्क्वेयर ओवर पार्शियल एक्स स्क्वेयर लिखेंगे, या पार्शियल स्क्वेयर ओवर पार्शियल वाई स्क्वेयर लिखेंगे, या पार्शियल स्क्वेयर ओवर पार्शियल जी स्क्वेयर लिखेंगे। हम इसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई और प्लस सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी। ये जो डेल डॉट डेल की नोटेशन है, इसी ऑपरेटर को हम लैप्लाशियन ऑपरेटर कहते हैं। डेल डॉट डेल जो कि इक्वल है पार्शियल 2 ओवर पार्शियल x2 प्लस पार्शियल 2 ओवर पार्शियल y2 प्लस पार्शियल 2 ओवर पार्शियल z2, हम इसको लैप्लाशियन ऑपरेटर कहते हैं। ये जो हमारे पास लैप्लाशियन ऑपरेटर है, हम इसको डेल स्क्वेयर भी लिख लेते हैं। इन शॉर्ट, अगर हमारे पास कोई फाई स्केलर फील्ड हो और ये डिफाइन हो आर क्यूब के सबसेट डी के ऊपर और ये फंक्शन फाई जो है वो डिफरेंशिएबल हो, तो डेल स्क्वेयर फाई जब आप मालूम करेंगे तो डेल स्क्वेयर फाई को हम लैप्लाशियन ऑफ फाई कहते हैं। डेल स्क्वेयर एक हमारे पास ऑपरेटर है, इसको हम लैप्लाशियन ऑपरेटर कहते हैं। अगर ये किसी स्केलर फील्ड फाई पर ऑपरेट हो तो हम इसे लैप्लाशियन ऑफ फाई कहेंगे। जब ये डेल स्क्वेयर फाई पर ऑपरेट होगा तो ये बेसिकली पार्शियल 2 फाई बाई पार्शियल x2 प्लस पार्शियल 2 फाई बाई पार्शियल y2 प्लस पार्शियल 2 फाई बाई पार्शियल z2 के इक्वल होगा और हम इसे लैप्लाशियन ऑफ फाई कहेंगे। अगर डेल स्क्वेयर फाई को हम इक्वल टू 0 ले लें तो जो इक्वेशन बनती है हम उसे लैप्लासिस इक्वेशन कहते हैं। हो सकता है कोई फंक्शन फाई इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे और हो सकता है कोई फंक्शन फाई इस इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करे। अगर हमारे पास जो स्केलर डिफरेंशियल फंक्शन फाई है वो इस लैप्लाशियन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे इन सम डोमेन डी जो कि आर क्यूब का सबसेट होगा, तो इस सूरत में ऐसे फंक्शन फाई को हम हार्मोनिक फंक्शन इन डी कहते हैं। हमने सीखा इस वक्त कि लैप्लाशियन ऑपरेटर क्या होता है, और लैप्लाशियन ऑपरेटर जब किसी स्केलर फील्ड पर अप्लाई होता है तो हम उसे लैप्लाशियन ऑफ दैट फंक्शन कहते हैं। अगर लैप्लाशियन फंक्शन किसी स्केलर फील्ड पर अप्लाई हो और आंसर 0 आए तो इस तरह से जो इक्वेशन बनती है हम उसको लैप्लास इक्वेशन कहते हैं, और वो फंक्शन फाई जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, जिसके लिए ये इक्वेशन बन जाए, हम उसे हार्मोनिक फंक्शन इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन फाई कहते हैं। लैप्लाशियन ऑपरेटर कुछ ख़ास फंक्शंस का कैसे सॉल्व करते हैं ये अब हम सीखने लगे हैं। एक इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट जो आपको याद रखना है वो रिज़ल्ट ये है कि अगर हमारे पास आर पोजीशन वेक्टर हो किसी मूविंग पार्टिकल का एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के, हम पहले भी देख चुके हैं कि ऐसी सूरत में आर की मैग्नीट्यूड हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट होती है। आर स्क्वेयर हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर होता है। पार्शियल आर ओवर पार्शियल एक्स एक्स ओवर आर के इक्वल होता है। पार्शियल आर ओवर पार्शियल वाई वाई ओवर आर के इक्वल होता है। पार्शियल आर ओवर पार्शियल जी जी ओवर आर के इक्वल होता है। अगर कोई फंक्शन हमारे पास फाई जो है वो ख़ास शक्ल का हो, यानी वो फंक्शन एफ ऑफ आर टाइप का हो, और आप उसका लैप्लाशियन सॉल्व करें, डेल स्क्वेयर सॉल्व करें, तो उसका फार्मूला आपको याद रखना है, वो 2 ओवर आर एफ डैश आर प्लस एफ डबल डैश आर के इक्वल होगा। कैसे ड्राइव किया गया है वो आप इस आर के पार्शियल डेरिवेटिव जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे सेकंड ऑर्डर के और उनको एड अप करेंगे तो डेल स्क्वेयर एफ ऑफ आर का आंसर आ जाएगा हमारे पास 2 ओवर आर एफ डैश आर प्लस एफ डबल डैश आर। इसकी डेरिवेशन में हम नहीं जा रहे हैं, इसका इस्तेमाल करने लगे हैं, और हमारे पास एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल क्या है, एवेल्यूएट करना है हमने डेल स्क्वेयर आर पावर एन के लिए और पार्ट बी में डेल स्क्वेयर 1 ओवर आर के लिए। कैसे एवेल्यूएट करते हैं देखते हैं।
सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए के अंदर हमने डेल स्क्वायर मालूम करना है आर एन का। आर एन जो है वो एफ ऑफ आर टाइप का फंक्शन है, तो इसका अगर हमने डेल स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो हमें फार्मूले के अकॉर्डिंगली ज़रूरत है एफ डैश आर की और एफ डबल डैश आर की। इस पार्ट में हमारे पास जो एफ ऑफ आर है वो इक्वल है आर पावर एन के। इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू आर, तो हमारे पास एफ डैश आर सिंपल पावर रूल से पावर से मल्टीप्लाई कर लिया, पावर को एक कम कर लिया, एन आर एन माइनस वन आ गया। फार्मूले में हमें सेकंड डेरिवेटिव की भी ज़रूरत है, एक दफ़ा फिर इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू आर। तो एक दफ़ा फिर पावर से मल्टीप्लाई किया, पावर n माइनस वन से मल्टीप्लाई किया, पावर एक कम किया, n माइनस टू हो गई। एफ डबल डैश आर और एफ डैश आर हमारे पास आ गए हैं। हम डेल स्क्वायर आर पावर n कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फार्मूले का 2 ओवर आर एज इट इज़ लिख लिया। एफ डैश आर की जगह हमने लिख लिया एन आर एन माइनस वन, फिर फार्मूले का प्लस और सेकंड डेरिवेटिव की जगह हमने लिख लिया एन एन माइनस वन आर पावर एन माइनस टू। अब हमें करना है इसको सिंप्लीफाई। फर्स्ट टर्म में हमारे पास आर ऊपर आ जाएगा, आर पावर एन माइनस टू हो गई। सेकंड टर्म हमारे पास सेम एज इट इज़ आ गई। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में से एक तो n कॉमन आ रहा है और दूसरे r पावर n माइनस टू कॉमन आ रहा है। तो n और r n माइनस टू कॉमन ले लिया। इनको कॉमन लेने के बाद फर्स्ट टर्म में से अंदर 2 रह जाएगा और सेकंड टर्म में से अंदर n माइनस वन रह जाएगा। n माइनस वन और 2 को जब ऐड करेंगे तो ये हमारे पास n प्लस वन बन जाएगा। ये n एज इट इज़, ये n प्लस वन हो गया, तो n इंटू एन प्लस वन आर पावर n माइनस टू। यही हमने लैप्लासियन कैलकुलेट कर लिया, किसका? r पावर n का। पार्ट ए हमने सॉल्व कर लिया। अब पार्ट बी का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पार्ट बी में हमने जिस फंक्शन एफ ऑफ आर का डेल स्क्वायर कैलकुलेट करना है वो 1 ओवर आर है। तो इसमें हमारे पास एफ ऑफ आर 1 ओवर आर है। फार्मूले के अकॉर्डिंगली हमें एफ डैश आर और एफ डबल डैश आर की ज़रूरत है। इसका एफ डैश आर कैलकुलेट करते हैं तो वो माइनस वन ओवर आर स्क्वायर आ गया। इसको फिर डिफरेंशिएट कर लेते हैं। एफ डबल डैश आर हमारे पास 2 ओवर आर क्यूब आ गया। ये दोनों वैल्यूज़ हम इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो डेल स्क्वायर 1 ओवर आर फार्मूले के मुताबिक पहले 2 ओवर आर आ गया, फिर एफ डैश आर और एफ डैश आर की जगह यहाँ लिख लेते हैं माइनस वन ओवर आर स्क्वायर, फिर प्लस फार्मूले का एज इट इज़ और एफ डबल डैश आर की जगह 2 ओवर आर क्यूब। फर्स्ट टर्म में ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस 2 ओवर आर क्यूब आ जाएगा। सेकंड टर्म 2 ओवर आर क्यूब एज इट इज़। ये दोनों टर्म्स आपस में हो जाएंगी कैंसिल, सेम है, और इनके कैंसिल होने से आंसर आ गया हमारे पास 0। और हमने डेल स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया किसका? 1 ओवर आर का, और डेल स्क्वायर 1 ओवर आर का आंसर हमारे पास 0 आ गया। हमने लैप्लासियन की थोड़ी सी प्रैक्टिस की है और लैप्लासियन कैलकुलेट किया है ख़ास तरह के फंक्शंस का, एफ ऑफ आर टाइप्स के फंक्शंस का। और आज का सेकंड टॉपिक जो हम पढ़ने लगे हैं वो है कर्ल ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन। हम पढ़ना चाहते हैं वेक्टर पॉइंट फंक्शन का कर्ल। वेक्टर पॉइंट फंक्शन किसको कहते हैं आपको बहुत अच्छी तरह से याद है। फ़र्ज़ करें डी जो है वो हमारे पास आर क्यूब का कोई सबसेट हो, और फ़र्ज़ करें v इज़ इक्वल टू v1i प्लस v2j प्लस v3 के जो है ये वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। ना सिर्फ वेक्टर पॉइंट फंक्शन है बल्कि ये वेक्टर पॉइंट डिफरेंशिएबल फंक्शन है, और ये डिफ़ाइन हो रहा है इस रीजन d के ऊपर जो कि r क्यूब का सबसेट है। तो अगर वेक्टर फील्ड v का हम कर्ल कैलकुलेट करें तो हम इसको डिनोट करते हैं कर्ल ऑफ v से या डेल क्रॉस v से। और इसकी डेफिनेशन क्या है? कर्ल ऑफ v की डेफिनेशन जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। इस डेफिनेशन को याद रखना थोड़ा सा मुश्किल काम है, तो हमने इसको याद रखने के लिए आसान तरीका अख्तियार किया है। हम डेल क्रॉस v को इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट लिखा करते हैं, और डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखते हुए हम जो पहली रो है वो हम i, j और k की लेते हैं, और जो सेकंड रो है उसमें डेल यानी पार्शल ओवर पार्शल x, पार्शल ओवर पार्शल y और पार्शल ओवर पार्शल z लेते हैं। और जो थर्ड रो है उसमें वेक्टर v के कंपोनेंट्स v1, v2 और v3 लेते हैं। और इस डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व करें। अगर फर्स्ट रो से
आप सॉल्व करें और आई के ब्रैकेट में क्या आएगा, आई की ब्रैकेट में पार्शल ओवर पार्शल वाई v3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, लेकिन ये सिंपल मल्टीप्लाई नहीं होगा, पार्शल v3 ओवर पार्शल वाई माइनस पार्शल v2 ओवर पार्शल z, फिर माइनस जे के साथ ये चीज़ बन जाएगी सिंप्लीफाई होके, फिर प्लस के साथ ये चीज़ बन जाएगी सिंप्लीफाई होके। लेकिन याद रहे जब यहाँ हम डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहे होंगे तो पार्शल ओवर पार्शल y को v3 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि ऑपरेट करेंगे पार्शल v3 ओवर पार्शल y लेंगे। इसी तरह से पार्शल ओवर पार्शल x को जब v2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई नहीं कर रहे होंगे, बल्कि इसका पार्शल डेरिवेटिव ले रहे होंगे, पार्शल v2 ओवर पार्शल x। इसी तरह से बाकी, तो इस तरह डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखना इसको आसान रहता है, हम इसको आसानी से याद रख सकते हैं। बेसिक डेफिनेशन ये है, लेकिन हमने इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लिया है ताकि हमें सॉल्व करना आसान रहे, इसको याद रखना हमारे लिए आसान हो जाए। कर्ल ऑफ ए वेक्टर पॉइंट को हम रोटेशन भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखनी है आपने। यानी ये रोटेशन ऑफ ए वेक्टर फील्ड है या कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड है। एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आपने याद रखना है, और वो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट क्या है कि अगर आप कर्ल कैलकुलेट करते हैं एक ऐसे फंक्शन का जो कि एफ ऑफ आर इंटू आर टाइप का हो, तो इस तरह के फंक्शन का कर्ल कैलकुलेट करके हमेशा आंसर 0 आएगा। मिसाल के तौर पे हमें कैलकुलेट करना हो कर्ल वेक्टर आर का, आप इसे एफ ऑफ आर इंटू आर टाइप कह सकते हैं। एफ ऑफ आर यहाँ पे 1 है, तो बगैर कैलकुलेशन के आप बता सकते हैं आंसर 0 आएगा। फर्ज करें आपको कर्ल कैलकुलेट करना हो आर वेक्टर ओवर आर क्यूब का, तो ये भी फंक्शन किस टाइप का है, एफ ऑफ आर इंटू आर वेक्टर टाइप का, इसका कर्ल कैलकुलेट करके भी आंसर 0 आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको याद रखना है। इस रिजल्ट की मदद से जब भी आपके पास वेक्टर फील्ड जो है वो एफ ऑफ आर इंटू आर वेक्टर टाइप का हो, तो उसके कर्ल का आंसर हमेशा 0 आया करता है। और अब हम बात करने लगे हैं कि क्या कर्ल डिफाइन करने का कोई फ़ायदा भी है, कोई इसकी फिज़िकल इंटरप्रिटेशन है। जी, कर्ल के बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं, जिनमें से एक फ़ायदे को मैं डिस्कस करने लगा हूँ। फ़र्ज़ करें हमारे पास जो है एक बॉडी रोटेट कर रही है, रोटेट करते हुए उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है, और वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। और फ़र्ज़ करें वो बॉडी रोटेट कर रही है अबाउट अ लाइन एल, जिसको हम कहेंगे कि वो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। और फ़र्ज़ कर लें कि वो जो बॉडी रोटेट कर रही है वो साथ में ट्रांसलेट भी हो रही है, और v जो है उसकी वो लीनियर वेलोसिटी है। तो ये जो ओमेगा और v हैं ये आपस में कर्ल की मदद से रिलेट हुए होते हैं। जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है वो इक्वल हुआ करती है हाफ कर्ल ऑफ v। कर्ल ऑफ v यानी रोटेशन ऑफ वेक्टर फील्ड v का हाफ ले लें आप, तो हमारे पास क्या आ जाती है, उसकी यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी आ जाती है। ये इसकी एक फ़िज़िकल इंटरप्रिटेशन, एक फ़िज़िकल बेनिफिट जो है वो मैंने बताया है। ये कैसे आती है इक्वल, उसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, ये आपको एज ए फार्मूला याद रखनी है। और कुछ इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं, वेक्टर आइडेंटिटीज़, कर्ल की, डाइवर्जेंस की और ग्रेडियंट की मिक्स, ये आपको याद रखनी है। अगर फ़र्ज़ करें ए और बी हमारे पास डिफरेंशिएबल वेक्टर फील्ड हो, तो डेल डॉट ए क्रॉस बी जो है वो इसके इक्वल होगा, और हमारे पास जो डेल क्रॉस ए क्रॉस बी है वो इस फंक्शन के इक्वल होगा। और जो डेल ऑफ ए डॉट बी है उसके लिए ये आइडेंटिटी है हमारे पास, और डेल क्रॉस ए की आइडेंटिटी हमारे पास ये है। ये आइडेंटिटीज़ आपको याद रखनी है, कैसे ड्राइव हुई हैं मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा, आपको कैसे याद रखनी है ये तरीका भी आपने खुद ढूंढना है कि इनको कैसे याद रखा जाए। तो ये बात थी कर्ल की, और ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस की बात इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने की थी, और ये उनसे कुछ रिलेटेड आइडेंटिटीज़ हैं। इन सारे रिजल्ट्स को आप याद रखेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टडी करने लगे हैं वो है लाइन इंटीग्रल। और अब हम बात करने लगे हैं लाइन इंटीग्रल की। फ़र्ज़ करें हमारे पास C जो है वो कोई कर्व है, इसको हमने
डिनोट किया है आर ऑफ टी इक्वल्स टू एक्स टी आई प्लस वाई टी जे प्लस जी टी के से, जहाँ पे टी जो है वो इंटरवल ए बी का कोई पॉइंट है, ये कर्व हमारे पास स्मूथ है और ये कर्व हमारे पास रेगुलर है। याद करवा देता हूँ, डिफरेंशियल ज्योमेट्री में हमने डिटेल के साथ देखा था कि स्मूथ कर्व ऐसी कर्व को कहते हैं जिसके सारे डेरिवेटिव्स जो है वो एग्जिस्ट करते हों, और रेगुलर कर्व ऐसी कर्व को कहते हैं जिसके डेरिवेटिव जो हैं वो ज़ीरो ना आए। यहाँ पर जो हमारे पास कर्व है वो स्मूथ भी है और रेगुलर भी है। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास इस कर्व का स्केच है, ये कर्व हमारे पास आर क्यूब का कोई सबसेट है, और सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स वाई जी, ये स्केलर फील्ड फंक्शन है, ये डिफाइन भी है, ये कंटिन्यूस भी है ऑन कर्व सी। कॉमनली जब हम किसी स्केलर फील्ड फंक्शन की बात करते हैं, यहाँ पे हम एफ ऑफ एक्स वाई जी की बात कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि ये डिफाइन है ऑन ए सबसेट डी ऑफ आर क्यूब, और फ़र्ज़ कर लें जो हमारी कर्व है वो इस सबसेट डी के अंदर मौजूद है। फ़र्ज़ करें आर क्यूब का ये सबसेट है हमारे पास डी, और ये इसके अंदर कोई कर्व मौजूद है। अगर कर्व इस डी के अंदर मौजूद है तो हमारा जो स्केलर फील्ड फंक्शन है एफ वो डिफाइन है इस सी के पॉइंट्स के ऊपर, और इस फंक्शन एफ में जो कि स्केलर फील्ड फंक्शन डिफाइन है, एक खूबी और भी है कि ये कंटिन्यूस भी है। ऐसी सूरत में अगर हम कर्व के पॉइंट्स लेते जाएं, उन पे फंक्शन f की वैल्यू को कैलकुलेट करते चले जाएं और उन सारी f की वैल्यूज़ को ऐड अप कर लें, तो ऐड अप करने से जो भी रिज़ल्ट आता है हम उसे लाइन इंटीग्रल कहते हैं। आपको याद होगा कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन हो y इज़ इक्वल टू एफ एक्स और आप y की वैल्यूज़ को ऐड करते चले जाएं y dx, तो हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल a से b बन जाता है। इसी तरह से यहाँ पे अगर हम वैल्यूज़ ऐड करते चले जाएं फंक्शन f की कर्व के पॉइंट्स के ऊपर और उन वैल्यूज़ f को ऐड अप कर लें तो लाइन इंटीग्रल बनेगा। उसके लिए हमारे पास जो लाइन इंटीग्रल की नोटेशन है वो है f ds का इंटीग्रल ओवर c। f की वैल्यूज़ का सम ऑन पॉइंट्स ऑफ c, हम इसको लाइन इंटीग्रल कहा करते हैं। अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास जो फंक्शन f है वो 1 हो, f की वैल्यू हर जगह 1 आती चली जाए और इस इंटीग्रल को वैल्यूएट कर लें, तो ऐसी सूरत में हमारे पास जो लाइन इंटीग्रल होता है वो बेसिकली कर्व की लेंथ को शो कर रहा होता है। और एक ख़ास तरह के लाइन इंटीग्रल की हम इस वक्त बात करने लगे हैं। अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास a जो है वो वेक्टर फील्ड फंक्शन a1i प्लस a2j प्लस a3k है, ये वेक्टर फील्ड डिफाइन है ऑन सम रीजन d और ये वेक्टर फील्ड कंटिन्यूस भी है, तो ऐसी सूरत में a डॉट डी आर वाला जो लाइन इंटीग्रल है इसको हम लिख सकते हैं a1 dx प्लस a2 dy प्लस a3 dz। ये आपको याद रखना है। आपको याद होगा हमारे पास जो वेक्टर r होता है वो xi प्लस yj प्लस zk के इक्वल होता है। ऐसी सूरत में जो हमारे पास dr है वो बन जाएगा dxi प्लस dyj प्लस dz और अगर मैं dr का इस a के साथ डॉट लूँ तो a डॉट dr जो है वो बन जाएगा a1 dx प्लस a2 dy प्लस a3 dz, और इसको अगर हम एवेल्यूएट कर लें तो ये ख़ास तरह का लाइन इंटीग्रल है। हम अक्सर इस इंटीग्रल को एवेल्यूएट किया करते हैं, इसमें इंटीग्रल को अलग अलग कर लिया करते हैं। a डॉट dr लाइन इंटीग्रल इक्वल हुआ करता है a1 dx लाइन इंटीग्रल प्लस लाइन इंटीग्रल a2 dy प्लस लाइन इंटीग्रल a3 dz, और एक ख़ास तरह का लाइन इंटीग्रल जिसमें ये जो हमारे पास वेक्टर फील्ड f है वो कोई फोर्स फील्ड हो और कोई पार्टिकल कर्व के लॉन्ग मूव करें, और ऐसी सूरत में आप f डॉट डी आर वाला लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करें, तो f डॉट डी आर वाला जो लाइन इंटीग्रल है वो वर्क डन के इक्वल हुआ करता है। अगर f कोई हमारे पास फोर्स फील्ड है, अंडर दिस फोर्स फील्ड जो है कोई पार्टिकल कर्व c के लॉन्ग मूव कर रहा है, से पार्टिकल यहाँ से मूव करना शुरू हुआ, इसके लॉन्ग मूव करता चला गया
और ये ड्यू टू फोर्स F हो रहा है। तो अगर आप F डॉट डी आर लाइन इंटीग्रल वैल्यूएट करें तो ये हमें वर्क डन दे देगा। लाइन इंटीग्रल की थोड़ी सी हम प्रैक्टिस करने लगे हैं। एक एग्जांपल है हमारे पास, एक वेक्टर फील्ड फंक्शन है हमारे पास A और हमने लाइन इंटीग्रल A डॉट डी आर कैलकुलेट करना है अलॉन्ग द कर्व C, और जो कर्व C है वो हमें दी हुई है टी स्क्वेयर टी क्यूब, ये हमारे पास R ऑफ टी गिवन है, और हमने लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना है 0.000 से लेकर 0.248 तक। लाइन इंटीग्रल A डॉट डी आर कैलकुलेट करने के लिए हम डी आर कैलकुलेट करेंगे, A कैलकुलेट करेंगे, दोनों का डॉट लेंगे। हम डी आर और A दोनों को एक वेरिएबल t की शक्ल में कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें ये जो कर्व दी हुई है, इस कर्व का x इक्वल है t के, जो y है वो इक्वल है टी स्क्वेयर के, जो z है वो इक्वल है टी क्यूब के। हम कैलकुलेट करना चाहेंगे डी आर कैलकुलेट करने के लिए हमें ज़रूरत होगी dx, dy और dz की। इस x इक्वल टू टी से dx कैलकुलेट करते हैं तो वो dt के इक्वल आ गया। यहाँ से dy कैलकुलेट करते हैं तो वो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t इंटू dt आ गया। dz कैलकुलेट करते हैं तो वो 3t स्क्वायर dt के इक्वल आ गया। हमें मालूम है कि r इक्वल हुआ करता है xi प्लस वाई जे प्लस जी के, तो यहाँ से dr इक्वल आएगा dxi प्लस dy प्लस dz के। ये जो हमारे पास dx, dy और dz की वैल्यूज़ आई हैं ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। dx की वैल्यू dt, तो dr हो गया dti, dy की वैल्यू 2t dt, और dyj में dy की वैल्यू 2t dt लिखने से 2t dtj, और dz की वैल्यू 3t स्क्वायर dt लिखने से प्लस 3t स्क्वायर dt के आ गया हमारे पास। और अब हम ये जो a है इसको भी t की फॉर्म में कैलकुलेट कर लेते हैं। a को t की फॉर्म में कैलकुलेट करने के लिए 3x स्क्वायर में x की जगह t लिखा तो 3t स्क्वायर हो गया, प्लस 6y और y की जगह t स्क्वायर लिखा तो 6t स्क्वायर हो गया, साथ में i, फिर माइनस 14 और y की जगह t स्क्वायर लिख लेंगे माइनस 14t स्क्वायर, और z की जगह t क्यूब लिख लेंगे t क्यूब j हो गया, प्लस 20 x की जगह t लिख लेंगे 20t, और z की जगह t क्यूब लिख लेंगे t क्यूब का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम इसको तो हमारे पास a आ जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 6t स्क्वायर 9t स्क्वायर आई, माइनस 14t 5j प्लस 20t 7k। अब हमारे पास a भी मौजूद है, dr भी मौजूद है। हम a डॉट डी आर इंटीग्रल को एवेल्यूएट कर लेते हैं। हमने a को इन फॉर्म ऑफ t कन्वर्ट कर लिया है, dr को इन फॉर्म ऑफ t कन्वर्ट कर लिया है, और हमने इस पॉइंट 00 से लेकर 248 तक इंटीग्रल एवेल्यूएट करना है। हमारा सारा इंटीग्रल जब t की फॉर्म में आ जाएगा तो हम लिमिट्स भी t की फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे। चूँकि हमारे पास x इज इक्वल टू t है और इस फर्स्ट पॉइंट का x 0 है तो इसमें x को 0 लिखें तो t की वैल्यू 0 आ गई, और जहाँ तक हमने इंटीग्रेट करना है उस सेकंड पॉइंट का x 2 है तो t की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। t की लिमिट्स हमारे पास 0 से 2 आ गई x इक्वल्स टू t का इस्तेमाल करते हुए। आप चाहें तो y इज इक्वल टू टी स्क्वायर का इस्तेमाल करते हुए पहले पॉइंट का y 0 लिखें तो t की वैल्यू 0 निकल आएगी, दूसरे पॉइंट का y 4 लिखें तो t की वैल्यू 2 निकल आएगी। इस तरह से भी आप t की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। और फाइनली हम लाइन इंटीग्रल a डॉट डी आर कैलकुलेट कर रहे हैं, और लाइन इंटीग्रल में हमारे पास लिमिट्स आई हैं 0 से 2, a और डी आर का डॉट। a और डी आर का डॉट लेने के लिए i कंपोनेंट को i कंपोनेंट से 9t स्क्वायर को जब हम dt से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9t स्क्वायर dt आ जाएगा। j कंपोनेंट को जब j कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 2 ज़ा 28 हो जाएगा, और t इंटू टी 5 t 6 हो जाएगा, यानी ये हमारे पास माइनस का 28 t 6 dt हो गया। और जब हम k कंपोनेंट को k कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 ज़ा 60 हो जाएगा, और t स्क्वायर इंटू टी 7
t9 हो जाएगा और dt। अब हमने सिंपल इस इंटीग्रल को जैसे आम इंटीग्रल को एवेल्यूएट करते हैं, एवेल्यूएट कर लेना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। कैसे एवेल्यूएट किया जाए? ये जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है इसमें 9 कांस्टेंट है, टी स्क्वेयर का इंटीग्रल t³/3 आ गया। जो सेकंड टर्म है इसमें -28 कांस्टेंट है, t6 का इंटीग्रल t7/7 आ गया। प्लस इस लास्ट टर्म में 60 कांस्टेंट है, t9 का इंटीग्रल t10/10 आ गया। और लिमिट्स इसकी राइट साइड पर लिख लेते हैं 0 से 2। लिमिट्स भी पुट कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म में हमारे पास ये 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा। इसमें 7 1 ज़ा 7 और 7 4 ज़ा 28 हो जाएगा और इसमें 10 6 ज़ा 60 हो जाएगा। और जब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, t की जगह 2 पुट करेंगे तो हमारे पास 2 का क्यूब 8 आ जाएगा। यहाँ पर t की जगह 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 पावर 7 आ जाएगा और साथ में 4 आ जाएगा। और यहाँ पे 2 लिखने से 2 पावर 10 और 6 और फिर माइनस के बाद जब t की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये सारा कुछ 0 हो जाएगा। यहाँ पे वो 0 मैंने नहीं लिखा है, उसकी कैलकुलेशंस आप खुद कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 8 3 ज़ा 24 हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करके -5 12 आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करके 6144 आ जाएगा। और इन तीनों को प्लस माइनस करने पे हमारे पास आंसर 5656 आ गया। ये हमने लाइन इंटीग्रल वैल्यूएट कर लिया a.dr का। हमने लाइन इंटीग्रल डिफाइन किया है। एक ख़ास तरह के वेक्टर फील्ड्स का लाइन इंटीग्रल सॉल्व करना बड़ा आसान काम हो जाता है। ज़रा हम ऐसे वेक्टर फील्ड्स डिफाइन करते हैं और देखते हैं कि उनके लिए लाइन इंटीग्रल सॉल्व करना कैसे आसान हो जाता है। हम डिफाइन करने लगे हैं कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड या इररोटेशनल वेक्टर फील्ड। फ़र्ज़ करें हमारे पास v एक वेक्टर फील्ड है, हम इस वेक्टर फील्ड को कंजर्वेटिव कहेंगे। अगर हमें मिल जाए, क्या चीज़ मिल जाए? एक स्केलर फंक्शन फाई मिल जाए, एक ख़ास खूबी के साथ। किस ख़ास खूबी के साथ? कि जो डेल फाई है वो v के इक्वल आ जाए। ऐसे वेक्टर फील्ड v को हम कंजर्वेटिव या इररोटेशनल वेक्टर फील्ड कहते हैं। इररोटेशनल वेक्टर फील्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसी सूरत में हमारे पास इस वेक्टर फील्ड का जो कर्ल है, जिसको हमने रोटेशन कहा था, वो 0 के इक्वल आ जाता है। अगर आपके पास एक वेक्टर फील्ड v है और वो किसी स्केलर फील्ड फाई के ग्रेडियंट के इक्वल है, तो हम ऐसे वेक्टर फील्ड को कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड या इररोटेशनल वेक्टर फील्ड कहते हैं। ऐसे वेक्टर फील्ड के लिए जो कर्ल का आंसर आता है वो 0 होता है। कर्ल रोटेशन को रिप्रेजेंट करती है। कर्ल के आंसर 0 आने का मतलब है उस वेक्टर फील्ड में रोटेशन नहीं हो रही है। और ऐसे वेक्टर फील्ड्स को हम कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड क्यों कहते हैं, उसके लिए हम ले रहे हैं एक थ्योरम। और थ्योरम ये कहता है कि v अगर हमारे पास एक कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड है, ये r³ के एक सबसेट d के ऊपर डिफाइन है। अगर v कंजर्वेटिव फील्ड है तो v = डेल फाई है। ऐसी सूरत में अगर आप इस वेक्टर v का लाइन इंटीग्रल v.dr कैलकुलेट करें, एक ऐसी कर्व c के अलॉन्ग जो उस रीजन d में लाई कर रही हो और उस रीजन d के पॉइंट्स p1 और p2 को ज्वाइन करने से बन रही हो। फ़र्ज़ करें हमारे पास ये रीजन d है। इस रीजन d के अंदर फ़र्ज़ करें हमारे पास ये एक कर्व c है। ये दो पॉइंट्स p1 और p2 को ज्वाइन करके बनी है। हम मालूम करना चाहते हैं लाइन इंटीग्रल v.dr p1 से लेकर p2 तक का। और जो वेक्टर फील्ड v है हमारे पास वो कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड है। तो ऐसी सूरत में ये जो लाइन इंटीग्रल है ये इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ होगा। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। ये इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि जब आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, जब आप इसका इंटीग्रल वैल्यूएट कर रहे हैं तो वो p1 से p2 के लॉन्ग इस पाथ के लॉन्ग वैल्यूएट करें या इस पाथ के लॉन्ग वैल्यूएट करें या इस पाथ के लॉन्ग वैल्यूएट करें, हमारे पास जो इंटीग्रल का आंसर आएगा वो हमेशा सेम आएगा।
ना सिर्फ सेम आएगा बल्कि आप उस आंसर को बहुत आसानी से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अगर आपको फंक्शन फाई पता है तो फाई की वैल्यू p2 पर कैलकुलेट कर लें माइनस फाई की वैल्यू p1 पे, तो इस तरह से आप उस लाइन इंटीग्रल को आसानी से वैल्यूएट कर सकते हैं। लाइन इंटीग्रल जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है, इसीलिए हम इसको कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड कहते हैं। और एक और रिजल्ट है, और वो रिजल्ट ये है कि अगर आप लाइन इंटीग्रल अलोंग द क्लोज पाथ सी कैलकुलेट करें, कर्व सी जो है वो क्लोज्ड हो, आप लाइन इंटीग्रल वैल्यूएट कर रहे हैं किसी पाथ सी के अलोंग, वो पाथ सी जो है वो से p1 से शुरू हुआ और p1 पर ही आकर ख़त्म हो गया। ऐसी सूरत में जो हमारे पास लाइन इंटीग्रल v डॉट डी आर है उसका आंसर 0 होगा। ये कंजर्वेटिव फील्ड का बहुत इम्पॉर्टेंट यूज़ है, इसका इस्तेमाल करते हैं, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं और एक एग्ज़ाम्पल करने लगे हैं हम। एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये है कि ये एक वेक्टर फील्ड हमें f गिवन है, हमने शो ये करना है कि ये वेक्टर फील्ड कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, ये फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कंजर्वेटिव है, ये हमने शो करना है। सेकेंडली हमने स्केलर पोटेंशियल मालूम करना है और थर्डली हमने वर्क डन मालूम करना है मूविंग एन ऑब्जेक्ट जो कि इस फील्ड में मूव कर रहा हो और वो मूव करे 1 - 2 1 से लेकर 3 1। तो सबसे पहले अगर हमें इसको प्रूव ये करना है कि ये कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड है तो हमने प्रूव ये करना है कि डेल क्रॉस एफ का जो आंसर है वो 0 के इक्वल है। ये हमने यहाँ पर पहला काम करना है। दूसरा हमने जब मालूम करना है स्केलर पोटेंशियल, स्केलर पोटेंशियल मालूम करने का मतलब है हमने बेसिकली फंक्शन फाई मालूम करना है कि डेल फाई जो है वो किसके इक्वल हो, एफ़ के। जब कोई वेक्टर फील्ड एफ़ हो हमारे पास, वो कंजर्वेटिव हो और एक स्केलर फील्ड फाई मिलता हो कि डेल फाई एफ़ के इक्वल हो, तो हम उस स्केलर फील्ड फाई को स्केलर पोटेंशियल कहा करते हैं। तो स्केलर पोटेंशियल मालूम करने का मतलब है हमने वेक्टर फील्ड फाई मालूम करना है कि डेल फाई एफ़ के इक्वल हो। और तीसरा काम हमने मालूम करना है वर्क डन, और हमने देखा ये था जब कोई पार्टिकल किसी फोर्स फील्ड की वजह से मूव करे तो उस सूरत में जो वर्क डन है उस पार्टिकल को किसी कर्व के लॉन्ग मूव करवाते हुए वो एफ डॉट डी आर के लाइन इंटीग्रल के इक्वल हुआ करता है। तो हमने लाइन इंटीग्रल मालूम करना है, पार्टिकल को मूव करवाना शुरू करना है 1 - 2 1 से और कहाँ तक लेकर जाना है 3 1 4 पॉइंट तक, और ये लाइन इंटीग्रल सॉल्व कर लेंगे तो वो वर्क डन आ जाएगा। और चूँकि f हमारे पास कंजर्वेटिव है तो ऐसी सूरत में हमारे पास ये जो लाइन इंटीग्रल एफ डी आर है ये इक्वल होगा फाई की वैल्यू एट द सेकंड पॉइंट, अगर मैं इसको b कह लूँ और पहले पॉइंट को a कह लूँ तो फाई की वैल्यू b पर माइनस फाई की वैल्यू a पर। ये चीज़ें हमने कैलकुलेट करनी है। हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हल करने लगे हैं क्या, सबसे पहले हम डेल क्रॉस एफ सॉल्व करने लगे हैं। डेल क्रॉस एफ सॉल्व करने के लिए डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं। फर्स्ट रो में आई जे और के, सेकंड रो में पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, पार्शियल ओवर पार्शियल जी, और थर्ड रो में एफ के कंपोनेंट्स यानी 2xy प्लस जी क्यूब और एक्स स्क्वेयर और 3xz²। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं और याद रहे जब मैं डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हुए पार्शियल ओवर पार्शियल वाई को 3xz² से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसके डेरिवेटिव लूँगा तो हमारे पास i के साथ आ जाएगा y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 3xz² का, क्योंकि इसमें y है ही नहीं वो डेरिवेटिव 0 आ गया, माइनस z के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव x² का जो कि 0 हो गया, फिर माइनस j के साथ हम डेरिवेटिव लेंगे किसका, j के साथ, j वाले कॉलम को हाइड कर लें, x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 3xz² का, x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 3z² हो गया। इसी तरह से जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। आंसर 0 आने का मतलब है प्रूव हो गया कि जो फंक्शन f है हमारे पास वो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है। सेकेंड पार्ट, अब हमने स्केलर पोटेंशियल फाई मालूम करना है, यानी हमें एक फंक्शन फाई मालूम करना है कि डेल फाई एफ के इक्वल हो। डेल फाई का मतलब है पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल फाई ओवर पार्शियल वाई जे
प्लस पार्शल फाई ओवर पार्शल जी के, और एफ हमारे पास ये गिवन है 2xy प्लस जी क्यूब आई प्लस एक्स स्क्वेयर जे प्लस 3x जी स्क्वेयर के। यहाँ पे हम आई जे और के कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर लेते हैं और फाई मालूम करते हैं। आई कंपोनेंट्स को कंपेयर करेंगे तो पार्शल फाई ओवर पार्शल एक्स इक्वल आ जाएगा 2xy प्लस जी क्यूब के। जे के कंपोनेंट्स को इक्वेट करेंगे तो पार्शल फाई ओवर पार्शल वाई इक्वल आ जाएगा एक्स स्क्वेयर के, और के कंपोनेंट्स को इक्वेट करने पे पार्शल फाई ओवर पार्शल जी इक्वल आ जाएगा 3x जी स्क्वेयर के। इसको इंटीग्रेट करते हैं। याद रहे अब हम इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट से, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव है, तो इंटीग्रेट करते हुए हम y और z को कांस्टेंट रखेंगे। x के रिस्पेक्ट से इस फर्स्ट की इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, तो 2 कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है, x का इंटीग्रल x स्क्वायर ओवर 2 आएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा और x स्क्वायर y आ गया। सेकंड टर्म में z क्यूब कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट से x लेंगे और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। याद रहे यहाँ पे x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन की है, y और z को हमने कांस्टेंट लिया है, तो जो कांस्टेंट आएगा वो y और z टाइप का भी हो सकता है। हम कहेंगे यहाँ पे कि जो कांस्टेंट है वो फंक्शन ऑफ y और z है। अभी जो सेकंड इक्वेशन है पार्शियल फाई ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन करते हैं y के रिस्पेक्ट से। लेफ्ट साइड पे हमारे पास फाई आ जाएगा, राइट साइड पे एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है, y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन कर रहे हैं, 1 का इंटीग्रल y आ जाएगा, और y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन कर रहे हैं यहाँ पे हमारे पास x और z दोनों कांस्टेंट हैं, तो जो कांस्टेंट होगा वो सम फंक्शन ऑफ x और z होगा। इस तरह से ये जो थर्ड इक्वेशन है पार्शियल फाई ओवर पार्शियल z, जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो लेफ्ट साइड पे इंटीग्रल फाई आ जाएगा, राइट साइड पे 3x कांस्टेंट है, z स्क्वायर का इंटीग्रल z क्यूब ओवर 3 होगा, वो 3 कैंसिल हो जाएगा इस 3 के साथ, तो x z क्यूब रह जाएगा, और z के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करते हुए चूंकि y और x कांस्टेंट है तो साथ में सम होगा, तो ये फंक्शन x और y का। हमने मालूम कर लिए हैं फाई के 3 पॉसिबल आंसर्स, एक x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करके, एक y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करके, और एक z के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करके। मैं ज़रा इनको एक ख़ास तरतीब के साथ लिख रहा हूँ, और हम चाहते क्या हैं, हम चाहते ये हैं कि इन तीनों से फाई का आंसर सेम ही बने। ये जो h1yz, h2xz और h3xy हैं, इनकी ऐसी वैल्यूज लिखी जाएं कि तीनों से सेम आंसर बने। अगर मैं फर्स्ट फंक्शन में एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स जी क्यूब में यहाँ पे जो h1 है इसको 0 लिख दूं, और जो सेकंड फंक्शन है मेरे पास, इसमें मैं h2 xz को अगर मैं लिख दूं xz क्यूब, और थर्ड फंक्शन में मैं h3 xy को, ये x और y का फंक्शन है, इसे x स्क्वायर y लिख दूं, इसको देखते हुए, ये वाले x स्क्वायर y को देखते हुए, और इसमें मैं एक्स जी क्यूब लिख रहा हूँ इसको और इसको देखते हुए। तो ऐसी सूरत में देखें, ये एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स जी क्यूब बन गया, ये भी एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स जी क्यूब बन गया, ये 0 लिखने से ये भी एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स जी क्यूब बन गया। तो ऐसी सूरत में ये हमारे पास फाई का आंसर होगा। यहाँ से हमारे पास फाई का आंसर एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स जी क्यूब तीनों में आ गया, और एक आम इंटीग्रेशन का कांस्टेंट प्लस सी लिख लिया। फाई हमने कैलकुलेट कर लिया, और अब लास्ट काम, उसने कहा था वर्क डन मालूम करना है, और वर्क डन का फार्मूला हमें मालूम है, किसके इक्वल होता है वर्क डन, वो होगा लाइन इंटीग्रल एफ डॉट डी आर के, और ये इक्वल होगा, अगर मैं पहले पॉइंट को ए और दूसरे पॉइंट को बी कह लूँ, तो चूंकि एफ कंजर्वेटिव फील्ड है और डेल फाई एफ के बराबर है, ये होगा फाई एफ बी माइनस फाई एफ ए के इक्वल। तो हम ऐसा कर रहे हैं कि इस पहले पॉइंट को ए और दूसरे पॉइंट को बी लेट कर रहे हैं। वर्क डन जो हमारे पास एफ डॉट डी आर के इक्वल है, ये फाई एफ बी माइनस फाई एफ ए के इक्वल है। फाई मेरे पास मौजूद है, हमने फाई एफ बी कैलकुलेट करना है, यानी फाई 314 पे कैलकुलेट करना है। फाई
कैलकुलेट करना है 1 माइनस 2 और 1 के ऊपर। जब इस फाई के फार्मूले में 3 1 4 पुट करें, यानी x की जगह 3, y की जगह 1 और z की जगह 4, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगी। और जब इस फार्मूले में x की जगह 1, y की जगह -2 और z की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करें तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगी। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वर्क डन का आंसर 202 आ गया। यही हमने वर्क कैलकुलेट कर लिया है। आज हमने कर्ल डिफाइन किया है, लाइन इंटीग्रल डिफाइन किया है, हमने कंजर्वेटिव फील्ड की बात की है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल और ग्रीन थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही।